हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n बाई n ऑर्डर का, और ऐसा मैट्रिक्स है कि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज हो जाता है, यानी कि वो मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर है। यानी कि उस मैट्रिक्स के रोज़ एंड कॉलम्स को अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं, रोज़ को आप कॉलम बना देते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स हो गया, इसके रोज़ हैं इस तरह से, रोज़ को अगर आप कॉलम बना देते हैं और कॉलम्स को रोज़ बना देते हैं तो भी मैट्रिक्स सेम रहता है। ऐसे स्क्वायर मैट्रिसेस को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। अब जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हो रही है तो आपको लग रहा होगा कि इसमें सिमेट्री किस चीज़ में है, किस लाइन के अबाउट सिमेट्री है। तो जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस होते हैं वो जो ये वाला डायगोनल होता है ना, इस डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। तो अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और ये वाला एलिमेंट A है तो यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो भी A हो जाएगा। यहाँ वाला एलिमेंट अगर B है तो यहाँ वाला एलिमेंट B हो जाएगा। ये एलिमेंट C है तो ये भी C हो जाएगा। तो देखिए इस मैट्रिक्स में क्या हुआ, ये जो डैश डैश है ये तो डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। तो अगर आप डायगोनल वाली लाइन को देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये जो डायगोनल लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इस लाइन के राइट साइड में और इस लाइन के लेफ्ट साइड में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, वो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के टर्म्स में अगर हम लोग कंडीशन लिखे तो क्या लिख सकते हैं कि Aij दिस इज इक्वल टू Aj। Aij का मतलब क्या होता है कि ith रो और jth कॉलम का जो एलिमेंट है वो किसके बराबर होगा, वो jth रो और ith कॉलम के एलिमेंट के बराबर। जैसे देखिए ये जो A है ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो देखिए ये किसके बराबर हो गया, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के बराबर। ये है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये हो गया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो सिंपल लॉजिक होता है Aij इज इक्वल टू Aj। इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, जैसा कि नाम से ही लग रहा है ये कुछ सिमेट्रिक का उल्टा भाई टाइप का लगता है, और बिल्कुल सही है। वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है जिनका A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज हो जाए। सिमेट्रिक में देखिए क्या हुआ था, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज था। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या हो जाता है, A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज। उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर हम लोग लेंगे तो वो मैट्रिक्स माइनस A के बराबर आ जाता है। तो ऐसे मैट्रिसेस को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की देखिए क्या खासियत होगी, उसकी खासियत ये होगी कि उसके जो भी Aij वाले एलिमेंट होंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे, माइनस Aj के बराबर हो जाएंगे। क्योंकि यहीं से आप देख रहे हैं ना, A इजकल टू माइनस A ट्रांसपोज है। ये Aij क्या है, ith रो और jth कॉलम पे बैठने वाला एलिमेंट, वो किसके बराबर है, माइनस ऑफ jth रो और ith कॉलम पे बैठने वाला एलिमेंट। तो इसमें अगर आप I इज इक्वल टू j कर दें तो देखिए क्या होगा, इसमें मैं अगर I इज इक्वल टू j कर दूं तो हो जाएगा कि Aii दिस इज इक्वल टू माइनस Aii, दिस इम्प्लाइज 2Aii इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज Aii इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये कह रहा है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होते हैं उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। उसके डायगोनल एलिमेंट्स को ज़ीरो होना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। इस मैट्रिक्स को अपने ट्रांसपोज का माइनस होना है। जब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो तो अपनी जगह पे ही रह जाते हैं, वो तो इधर उधर होते नहीं है ना, क्योंकि डायगोनल क्या है, ये तो लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो जो एलिमेंट्स डायगोनल पे बैठे हुए हैं वो तो वहीं बैठे रहते हैं, इधर उधर वाले तो अलट पलट हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट इमेज बन जाता है, इमेज ऑब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन जो डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं वो वहीं पे रहेंगे और उनको अपना नेगेटिव हो जाना है। तो कोई नंबर अगर अपने नेगेटिव के बराबर है तो यहाँ से आप देख सकते हैं वो नंबर क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं, और इधर उधर वाले जो नंबर हैं डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर नीचे वाले वो क्या हो जाएंगे, अगर यहाँ पर A है तो यहाँ हो जाएगा माइनस A, यहाँ पर अगर आप B है तो यहाँ हो जाएगा माइनस B, यहाँ पर अगर C है तो यहाँ हो जाएगा माइनस C। ये कैसा मैट्रिक्स हुआ, ये हुआ स्क्यू सिमेट्रिक। ये कैसा मैट्रिक्स था, देखिए ये था सिमेट्रिक। इसमें यहाँ पर A है तो यहाँ A, यहाँ B तो यहाँ B, यहाँ C तो यहाँ C। इसमें क्या हुआ, यहाँ A है तो यहाँ माइनस A हो गया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक और प्रॉपर्टी होती है। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि A इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज है, तो दोनों साइड का अगर मैं डिटर्मिनेंट ले लूँ तो क्या लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ A दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस A ट्रांसपोज। बिल्कुल सही बात है। अब ये क्या है, माइनस A ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ कि A ट्रांसपोज कोई मैट्रिक्स होगा और उसके हर एलिमेंट को आपने माइनस कर दिया है।
तो इस माइनस साइन को अगर आप बाहर निकालिएगा और ये अगर n बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो कितने माइनस साइन बाहर निकलेंगे? हर रो से एक एक माइनस साइन बाहर निकला तो -1 टू द पावर n हो जाएगा। A ट्रांसपोज है तो ये अंदर में मान लीजिए कि A ट्रांसपोज बचा हुआ रह गया और आपने क्या किया कि हर रो से -1 साइन को बाहर निकाला तो -1 टू द पावर n बाहर आ गया। तो इसके डिटर्मिनेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस विल बी इक्वल टू -1 टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। अब ये सबको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर होता है। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो अनचेंज्ड रहती है, तो इसको आप कर दीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर। तो यहाँ से रिलेशन क्या आ गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू -1 टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो इसमें अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑड हो जाता है, यानी कि अगर n की वैल्यू 3, 5, 7 कुछ उस टाइप की है तो क्या मिल जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A। दिस इम्प्लाइज 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। यानी कि एक कंडीशन आपको और मिल गया कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का है, 3/3 है, 5/5 है, 7/7 है, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 ही होगा, चाहे उसके बाकी एलिमेंट्स कुछ भी हों। तो मान लीजिए कि अगर आपने एक 3/3 ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिया है तो डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 होने ही हैं, ये तो मैंने पहले ही दिखा दिया था। अब बाकी एलिमेंट्स कुछ भी हो, ये A हो, ये B हो, ये C हो, यहाँ -C हो जाएगा, यहाँ -B हो जाएगा, यहाँ -A हो जाएगा। A, B, C की कुछ भी आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ हो, फिर भी इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि इसका ऑर्डर 3/3 है, 3 ऑड नंबर है। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर का होता है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। अब 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिसेज अगर सिमेट्रिक हों तो उनका सम भी क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि A प्लस B प्लस C इस तरह का कुछ लंबा सा सीरीज है और सारे मैट्रिसेज इसमें सिमेट्रिक हैं, तो इनका जो सम होगा वो भी सिमेट्रिक होगा। कैसे प्रूव करेंगे? बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि 3 मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लिया, तो सम ऑफ मैट्रिसेस का जब हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या कर सकते हैं? इस ट्रांसपोज को इंडिविजुअल मैट्रिक्स पे लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज प्लस C ट्रांसपोज, ये किसके बराबर हो जाएगा? A प्लस B प्लस C के बराबर। सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस वो भी सिमेट्रिक होते हैं, बहुत सिंपल है। अब सम अगर सिमेट्रिक होता है तो क्या प्रोडक्ट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस सिमेट्रिक होते हैं? क्वेश्चन मेरा ये है कि मान लीजिए कि M एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, N सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या ये ज़रूरी है कि Mn भी सिमेट्रिक होगा? ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सिमेट्रिक है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? Mn का ट्रांसपोज लीजिए, ठीक है। तो Mn का ट्रांसपोज लिया तो क्या हो जाएगा? जब हम लोग इस प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या होता है? इसका सीक्वेंस चेंज हो जाता है। तो Mn होल ट्रांसपोज जब कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? N ट्रांसपोज इंटू M ट्रांसपोज हो जाएगा। N ट्रांसपोज क्या होगा? ये N के बराबर होगा। M ट्रांसपोज क्या होगा? M के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि N और M दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, मैंने अज्यूम कर रखा है। तो Mn ट्रांसपोज इज इक्वल टू NM हो गया। तो क्या ये NM Mn के बराबर होगा? नहीं होगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग M और N दो जनरल मैट्रिक्स ले रहे हैं, भले ही वो सिमेट्रिक ही क्यों ना हो, तो ज़रूरी नहीं है कि उनका प्रोडक्ट कम्यूटेटिव हो, Mn इज इक्वल टू Nm हो जाए, हमेशा ये पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी जनरल केस के लिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर M सिमेट्रिक है, N सिमेट्रिक है, तो उनका प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक होगा, ये ज़रूरी नहीं है। वो कब हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब Nm इज इक्वल टू Mn हो जाए। और ये कब होता है? जब N और M मैट्रिसेस कम्यूट कर रहे हैं, Nm इज इक्वल टू Mn होगा, तभी मैं कह सकता हूँ कि Mn मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक होगा। तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक। ये तो बिल्कुल आसान चीज़ है। प्रोडक्ट ऑफ 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ। देखिए ये IFF वाला जो होता है ना, इफ एंड ओनली इफ दे कम्यूट। अब एक और रिजल्ट है कि मान लीजिए कि दुनिया में कोई भी एक आर्बिट्रेरी सा मैट्रिक्स आपको दे रखा है, मान लेते हैं कि उसका नाम है A मैट्रिक्स। तो रिजल्ट ये है कि दुनिया के किसी भी आर्बिट्रेरी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इस A को ऐसे लिख सकते हैं ना, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस कर दीजिए हाफ A माइनस A
ट्रांसपोज। अब जब इसको प्लस करेंगे तो ये ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, हाफ ए प्लस हाफ ए मिल करके ए मिल जाएगा। और ये जो है ये वाला फर्स्ट टर्म जो है इसका, ये देखिए ये जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप करके देख लीजिए, जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ये जो पहला वाला टर्म है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये वाला जो टर्म है ना यहाँ पे जो बैठा हुआ है ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। इसका जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस ए, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये क्या हो गया, ये जो सेकेंड टर्म है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ये जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो दुनिया के किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली वैसा ही रूल है जैसा कि फंक्शन में और कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा कि दुनिया के किसी भी फंक्शन एफ एक्स को आप सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें भी कुछ इस तरह का होता था, हाफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस कर देते थे हाफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो आप इसमें देख सकते थे कि ये वाला जो टर्म होता था ये इवन फंक्शन हो जाता था, ये हो जाता था ऑड फंक्शन। एग्जैक्टली वही रूल यहाँ पे चलता है कि दुनिया के किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी टॉपिक पर बेस्ड जेई एडवांस के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये मैंने जेई एडवांस 2013 का प्रॉब्लम लिया है। फॉर 3x3 मैट्रिसेस m एंड n विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट। इसमें वन और मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है n ट्रांसपोज एम एन इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज m इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें चेक क्या करना है, चेक करना है कि n ट्रांसपोज एम एन सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो जब भी इस तरह किसी भी मैट्रिक्स को चेक करना हो कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है तो आप क्या करते हैं, इस पूरे का ट्रांसपोज ले लीजिए। तो पूरे का जब ट्रांसपोज लेंगे तो देखिए ट्रांसपोज यहाँ पर क्या है, तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है। तो जब भी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्ट का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर n ट्रांसपोज एम एन है, तो जब हम लोग इधर लिखेंगे राइट हैंड साइड में तो n से पहले स्टार्ट करते हैं। ये सिंपल बेसिक फंडा याद रखिएगा। अगर दो मैट्रिक्स भी होता है ना एम एन ट्रांसपोज तो उसमें क्या हो जाता है n ट्रांसपोज m ट्रांसपोज। तो जब भी आप प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लें या इन्वर्स लें, दोनों केस में क्या होता है, ये ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n ट्रांसपोज m n होल ट्रांसपोज है तो ये हो जाएगा n ट्रांसपोज m ट्रांसपोज और n ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी कि n हो गया। अब ये देखिए क्या है, ये हो गया n ट्रांसपोज m ट्रांसपोज n। अब अगर m सिमेट्रिक है तो क्या हो जाएगा, m ट्रांसपोज इज इक्वल टू m। उस केस में किसके बराबर हो जाएगा, n ट्रांसपोज m n। यानी कि अगर m सिमेट्रिक है तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ना n ट्रांसपोज m n वो भी सिमेट्रिक है। अगर m स्क्यू सिमेट्रिक है यानी कि m ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस m, तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये क्या हो जाएगा, पूरा माइनस n ट्रांसपोज m n। यानी कि उस केस में ये वाला भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। यानी कि ए स्टेटमेंट तो करेक्ट है। हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, यानी कि ए ऑप्शन सही नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बी स्टेटमेंट देखते हैं, एम एन माइनस एन एम इज स्क्यू सिमेट्रिक फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस एम एंड एन। तो एम एन माइनस एन एम करना है। अब इसको चेक करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, तो इसका ट्रांसपोज लिया तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, एम एन ट्रांसपोज पूरे का माइनस हो जाएगा एन एम ट्रांसपोज, ये हो गया। अब एम एन का ट्रांसपोज लिया तो क्या होगा, ये हो जाएगा एन ट्रांसपोज एम ट्रांसपोज माइनस यहाँ पर आ जाएगा एम ट्रांसपोज एन ट्रांसपोज। अब एन ट्रांसपोज क्या होगा एन, एम ट्रांसपोज क्या होगा एम माइनस ये क्या हो जाएगा एम ट्रांसपोज होगा एम, ये हो जाएगा एन। अब इसमें माइनस को बाहर ले लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस एम एन माइनस एन एम। तो देखिए क्या हो गया, हम लोग स्टार्ट किए थे यहाँ से एम एन माइनस एन एम से, इसका ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, माइनस एम एन माइनस एन एम। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है एम एन माइनस एन एम, इसका जब हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या मिलता है, माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स। यानी कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एम एन माइनस एन एम स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी कि ये बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यानी कि ये ऑप्शन सही नहीं है। सी में है एम एन इज सिमेट्रिक फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस एम एन एंड। ये तो गलत स्टेटमेंट है। ये तो हमने अभी प्रूव किया था कि एम एन
क्या होगा, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा n ट्रांसपोज m ट्रांसपोज, ये किसके बराबर हो जाएगा, nm के बराबर होगा। ये ऑब्वियसली mn के बराबर हमेशा नहीं हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब m और n कम्यूट कर रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल जनरल m and n मैट्रिसेज। तो इसलिए C स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ऑप्शन C सही है, क्योंकि पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। mn मैट्रिक्स सिमेट्रिक तभी होता है जब n और m मैट्रिसेस कम्यूट करते हैं, जब nm इज इक्वल टू mn हो जाए। तो इन जनरल किसी दो आर्बिट्रेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये जरूरी नहीं है कि दोनों मैट्रिसेस कम्यूट करें, इसलिए इन जनरल आप नहीं कह सकते हैं कि nm इज इक्वल टू mn। डी में हमें एडजॉइंट ऑफ m एंड एडजॉइंट ऑफ n के बारे में पूछा है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, हम लोग ये रिलेशन जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ m इंटू m दिस इज इक्वल टू m इंटू एडजॉइंट m दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स m इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर यह भी दे रखा है कि m और n इन्वर्टिबल मैट्रिसेज हैं। तो m इनवर्स क्या हो जाएगा, m इनवर्स अगर आप इस फॉर्मूले से लें तो आप लिख सकते हैं कि 1 डिटर्मिनेंट ऑफ m कर देते हैं, ये सबस्क्रिप्ट का मतलब हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ m मैट्रिक्स इनटू क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ m। उसी तरह n इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ n मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ n हो जाएगा। अब m और n इन्वर्टिबल मैट्रिसेज हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट है mn ये भी इन्वर्टिबल होगा, क्योंकि इनके डिटर्मिनेंट का जब हम लोग प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी नॉन ज़ीरो होगा। m और n अगर आपको दे रखा है कि इन्वर्टिबल है, इसका मतलब डेल्टा m जो डिटर्मिनेंट है ये नॉन ज़ीरो है, डिटर्मिनेंट ऑफ n ये भी नॉन ज़ीरो है, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, वो भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। तो mn इनवर्स जानते हैं क्या होता है, दिस इज इक्वल टू n इनवर्स m इनवर्स। ये तो सभी को पता है कि जब भी आप प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज में इनवर्स लेते हैं ना, तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। इनवर्स में भी यही चीज़ होता है, ट्रांसपोज में भी यही रूल लागू होता है। तो mn इनवर्स क्या हो जाएगा, n इनवर्स m इनवर्स। अब mn इनवर्स को हम लोग इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं ना, mn इनवर्स को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ n, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ mn मैट्रिक्स क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ mn मैट्रिक्स हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ n। ये हमने पहले ही लेक्चर में बताया था कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, दोनों इंडिविजुअल मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट, इंटू यहाँ करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ m n मैट्रिक्स। LHS में आएगा ना, आपको mn मैट्रिक्स का इन्वर्स लिखना है, तो इस जनरल फॉर्मूले से हम लोग लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ mn मैट्रिक्स वो क्या होगा, दोनों डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट इंटू एडजॉइंट ऑफ mn हो जाएगा। अब n इनवर्स और m इनवर्स क्या है, आप यहाँ से कॉपी कर दीजिए इस दोनों रिलेशन को। तो n इनवर्स हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ n इंटू एडजॉइंट n, फिर ये m इनवर्स हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू एडजॉइंट m हो जाएगा ऊपर में, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, LHS और RHS दोनों साइड इक्वल है, डेल्टा m डेल्टा n ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या मिला आपको, एडजॉइंट ऑफ mn दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ n इंटू एडजॉइंट ऑफ m। ऑप्शन क्या दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ mn इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ m इंटू एडजॉइंट ऑफ n। ये तो सही नहीं है, हमने क्या दिखाया कि एडजॉइंट ऑफ n इंटू एडजॉइंट ऑफ m होना चाहिए, और किसी भी जनरल mn मैट्रिक्स के लिए उन दोनों मैट्रिसेस का एडजॉइंट कम्यूटेटिव हो जाए ये जरूरी नहीं है। सही आंसर क्या है, एडजॉइंट ऑफ mn इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ n इंटू एडजॉइंट ऑफ m। ऑप्शन है एडजॉइंट ऑफ m इंटू एडजॉइंट ऑफ n। तो ऑब्वियसली ये दोनों तो इक्वल नहीं होगा फॉर एनी जनरल मैट्रिक्स, इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि डी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। जेईई एडवांस 2014 का ये प्रॉब्लम है, लेट m बी 2 बाई 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद इंटीजर एंट्रीज देन m इज इन्वर्टिबल इफ। 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। पहला ऑप्शन ये दे रखा है, द फर्स्ट कॉलम ऑफ m इज द ट्रांसपोज ऑफ द सेकेंड रो ऑफ m। तो क्या वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा, नहीं होगा। मैं एक 2 बाई 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेता हूँ इंटीजर एंट्रीज का 1 1 1 1, ये सिमेट्रिक है, बिल्कुल है, और इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट कॉलम ऑफ m 1 1 इज ट्रांसपोज ऑफ द सेकेंड रो ऑफ m। सेकेंड रो ऑफ m क्या है, 1 1, इसका ट्रांसपोज है, बिल्कुल है। लेकिन क्या ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 - 1 0, तो ये मैट्रिक्स तो इन्वर्टिबल नहीं है। तो मैंने एक काउंटर एग्जाम्पल दे दिया जब ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहा है लेकिन मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है। उसी तरह बी ऑप्शन में देखिए, द सेकेंड रो ऑफ m इज द ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ m। सेकेंड रो क्या है, 1 1,
ये ट्रांसपोज किसका है, फर्स्ट कॉलम 1 1 का ट्रांसपोज है, लेकिन इसका भी डिटर्मिनेंट 0 है। ये मैट्रिक्स भी इन्वर्टिबल नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन भी गलत है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन गलत है। दोनों के केस में मैंने बहुत ही एक सिंपल एग्जाम्पल दे दिया है 1 1 1 1 और दिखा दिया कि ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। आप 1 1 के बदले आप कोई भी इंटीजर यहाँ पे डाल दीजिए, 1 की जगह ए डाल दीजिए तो भी यही आंसर होगा। अब सी में देखते हैं, M इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स विथ नॉन जीरो एंट्रीज इन द मेन डायगोनल। अब M जो है वो 2 by 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि M को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, A लिख देते हैं यहाँ पर, B यहाँ कर देते हैं, C छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे B आ गया, D ये हो गया ना। ये 2 by 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए A D डायगोनल एलिमेंट्स हैं, B यहाँ पर है तो यहाँ पर B होना ही है। ये जो डायगोनल है इसके अबाउट मैट्रिक्स सिमेट्रिकल होता है, तो यहाँ पर अगर एलिमेंट B है तो यहाँ भी B होगा। तो ये हमने 2 by 2 ऑर्डर का मोस्ट जनरल सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा है। ऑप्शन सी में दे रखा है कि M इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स विथ नॉन जीरो एंट्रीज इन द मेन डायगोनल, यानी कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका मतलब B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस केस में इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ऐसा बना, देखिए ये बन जाएगा A0 0 D, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा AD। और ये भी दे रखा है कि डायगोनल मैट्रिक्स विथ नॉन जीरो एंट्रीज इन द मेन डायगोनल। मेन डायगोनल ये कहलाता है, ऐसे जो होता है ना ये कहलाता है मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल में एंट्रीज क्या है AD, ये सब नॉन जीरो हैं, यानी कि AD दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है, इसका मतलब AD भी जीरो नहीं होगा, इसका मतलब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो जाता है। तो सी ऑप्शन सही है। अब डी ऑप्शन देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज इन द मेन डायगोनल ऑफ M इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जनरल केस में ये हो जाएगा AD माइनस B²। अब ये दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज इन द मेन डायगोनल, यानी कि AD इज़ नॉट द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, और B भी इंटीजर है, यानी कि क्वेश्चन ये दे रहा है कि AD इज़ नॉट इक्वल टू B²। इसका मतलब AD माइनस B² इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में सी और डी दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, ए और बी रॉन्ग है।